तो बच्चों बात करते हैं नीट 2025 के फिजिक्स के पेपर के बारे में। ऐसा बोला जा रहा है कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था और मैं एग्री करता हूं कि ये पेपर वाकई टफ था। बट ये है कि जो बेसिक बातें फिजिक्स की हैं अगर वो हमें पता है तो इस पेपर को भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए हमारी बेसिक्स पे पकड़ मजबूत होना चाहिए। कुछ टिप्स मैं यहां पे समराइज करने वाला हूं कि क्या हमारे लिए मदद किया और क्या हमारे लिए मदद नहीं किया है, और एक सबसे टफ क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा बेसिक अप्रोच के साथ। तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि इस पेपर में क्या काम नहीं आया। तो वो चीजें क्या है? पहली बात तो यह है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस बार के पेपर में ना के बराबर थे। एक आध क्वेश्चन को छोड़ के ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और सॉल्विंग बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है। दूसरा, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, जो लोग बहुत ज्यादा सब फॉर्मूला और सब के सब फॉर्मूले याद करके रखते हैं, वो भी मदद नहीं किया है। हमें नए तरीके से चीजों को समझना पड़ा। ज्यादातर क्वेश्चन नई लैंग्वेज वाले थे और मैं कहूंगा ये जेई मेंस लेवल से कहीं भी कम पेपर नहीं था, बल्कि मैं कहूंगा ये अपर साइड था। ठीक है। दूसरी बात, स्कूल एजुकेशन तो सफिशिएंट, मैं हमेशा से कहता हूं कि स्कूल एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है इस तरह के कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। तीसरी बात, अगर किसी ने कंफर्ट जोन स्टडी करी है, यानी मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी हैं, तो वो मदद नहीं किया है। हमें अल्टीमेटली टेस्ट में टफ चीजों की भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। खैर, इस पेपर को देख के लग रहा है कि 60% टफ और 40% इजी, ऐसा मिक्सचर होना चाहिए। ज्यादातर टेस्ट में मैंने 30% टफ और 70% इजी को लेके मैंने खुद भी टेस्ट ऐसे ही लिए थे और ज्यादातर जगह ऐसे ही टेस्ट लिए जाते थे। मेरे ख्याल से इस बार के बाद ये चीजें बदलने वाली हैं। ठीक है। तो क्या मदद नहीं किया और क्या मदद करा, अभी हम बात करते हैं क्या मदद करा। तो जो लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं वो चीजों को कर पाए हैं। दूसरी बात, ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग जिन लोगों ने करी है, जो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट्स समझने की कोशिश करी है, वो काम नहीं आया। लेकिन वो बिना काम का भी नहीं है, जितना लर्न हो जाए अच्छा है, लेकिन इस पेपर में वो काम नहीं आया है। ठीक है। टेस्टिंग हमेशा फायदेमंद होती है, लेकिन टेस्टिंग का तरीका मैं थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा होना चाहिए कि हम बेसिक लर्निंग के बाद टेस्टिंग शुरू कर दें। बहुत भी सब फॉर्मूले, बहुत सारे सब फॉर्मूले और सब के सब फॉर्मूले रटने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट ना करें। क्या हम फंडामेंटल फॉर्मूलों से एंड तक अपने आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है। सबसे खतरनाक फिजिक्स सबसे टफ आया है और उस फिजिक्स का सबसे टफ क्वेश्चन ये वाला है जिसमें कुछ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका रिलेशन ढूंढा गया था। खैर, तो मैं इसको थोड़ा इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे हम, तो यहां पर हमने कुछ लिक्विड कॉलम कंसीडर किया है जिसको मेम्ब्रेन, टॉप मेम्ब्रेन का जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है वो इधर और इधर दो जगह से लग रहा है। अगर मैं बात करूं कि इस लिक्विड को ऊंचाई देने वाला कोई है तो ये फोर्स है। अब इस लिक्विड को हम 3 डायमेंशन में इमेजिन कर लेते हैं, थोड़ा सा z डेप्थ अंदर कंसीडर कर लेते हैं। z डेप्थ अंदर कंसीडर करेंगे तो हम फोर्स की बात कर पाएंगे। s होता है पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, तो z लेंथ पे लगने वाला फोर्स एस जेड इधर लगेगा और एस जेड इधर लगेगा। और अभी इन फोर्स के अलावा हम कह सकते हैं इस कॉलम का वेट mg नीचे है, एस जेड और ये एस जेड, ये फोर्स का जो नेट होगा ये ऊपर आएगा, वही mg को संभाल रहा है। अब ऊपर कैसे आएगा? तो खैर इसका एंगल हम थोड़ी देर के लिए थीटा कंसीडर करते हैं, तो इधर वाला एंगल थीटा से थोड़ा डी थीटा ज्यादा होगा, है ना। और ये थीटा है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये थीटा है, थीटा प्लस डी थीटा है। तो इस एस जेड का अपर कंपोनेंट आएगा एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट एस जेड का वो आएगा एस जेड साइन थीटा। अभी मैं बात करूं कि इस और इस फोर्स का नेट ऊपर होगा जो mg को संभाल रहा है, तो हम लिख सकते हैं एस जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगा? mg के। ठीक है। एक बात तो हमें यह समझ में आना चाहिए, अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि साइन थीटा को हम थीटा मान सकते हैं क्योंकि थीटा स्मॉल है, तो ये साइन यहां से खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, इसमें से ये जाएगा तो ये आएगा एस जेड डी थीटा। फिलहाल
mg यानी इस कॉलम जो कि y हाइट का है, इसका mg हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी से लिखने वाले हैं। वॉल्यूम होगा सामने एरिया जो नजर आ रहा है y इंटू डी एक्स, ये dx है, और अंदर की डेप्थ z, ये वॉल्यूम होगा। एस जेड, जेड से जेड हमें कटता हुआ दिख रहा है, तो एस डी थीटा ये आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स का आंसर आ रहा है रो जी वाई बाई एस। इतना हमें डी थीटा बाई डी एक्स समझ में आ रहा है। अब जरा यहां बात करते हैं, हम लोगों ने एक घूमते हुए लिक्विड वाला डिस्कशन कभी किया था, जिसमें ये dx ये dy, तो स्लोप यानी टेन थीटा हम लोग dy बाई dx स्लोप यानी टेन थीटा है, और हम लोग यहां पर डी थीटा बाई dx की एंट्री कराने वाले हैं, तो दोनों तरफ d बाई dx ऑपरेशन करने वाले हैं, d बाई dx इधर भी करने वाले हैं, तो यहां आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा आएगा। चेन रूल लगेगा, पहले थीटा फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी समझ आ रहा है डी थीटा बाई डी एक्स वहां क्यों लाया गया है। रही बात सेक स्क्वायर थीटा की, तो हमें पता है थीटा स्मॉल हो तो कॉस थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा भी 1 हो जाएगा। और डी थीटा बाई डी एक्स वहां से हम लिख सकते हैं रोजी बाई एस इंटू वाई, और यहां लिखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से सीधा सीक्वेंस ये था, पहले हम इतना काम करते तो हमें जरूरत पड़ती डी थीटा बाई डी एक्स की, डी थीटा बाई डी एक्स हम यहां से लाएंगे और फिर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, आंसर समझ में आ गया है कैसे किया है। तो एकदम बेसिक टूल्स अगर किसी के पास है तो इस क्वेश्चन तक पहुंच सकता था, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू।